जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज देख रहे हैं टॉप 500 MCQ की। अभी फिलहाल 2-3 दिन से रेगुलरली वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं कुछ जरूरी काम में बिजी हो गया था, लेकिन अब से आपको डेली वीडियोस मिलेंगी। तो जो भी सीरीज चल रही है ना, पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इकोनॉमी की सीरीज चल रही है, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है ना, मैप के साथ में, ठीक है, ऐसे ही नहीं, मैप के साथ में वो भी चलाऊं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस फॉलो करते रहिए, बढ़िया से तैयारी होती रहेगी। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 104 कर लिए थे, 104 तक 105 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, कुछ आपको कथन दे दिए गए, स्टेटमेंट्स, उसी के बारे में बात करनी है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में बताई गई है। बोला जा रहा है द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शनड अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब क्या, पहले ये समझ लो। जो जॉइंट सिटिंग है आपकी, संयुक्त बैठक, वो 108 में ही है, आर्टिकल 108। लेकिन होता क्या है, देखो, मान लो कभी भी कोई कानून पास कराना है ना आपको हमारी संसद से, ठीक है, तो करना क्या होता है, हमारी संसद में आपके दो सदन है, आपको पता है। एक हो गया आपका लोकसभा और एक हो गया आपका राज्यसभा। तो लोकसभा से भी पास कराना पड़ता है और राज्यसभा से भी पास कराना पड़ता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई पार्टी है, जैसे 2014 से 2019 के बीच में क्या हुआ था ना, ऐसे समझो, ठीक है। यहाँ पे मान लो बीजेपी के पास इसमें बहुमत है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं थी बीजेपी के पास में। तो तब अगर कोई बिल पास कराना और राज्यसभा ने मना कर दिया, ठीक है, तो फिर कैसे पास होगा। तो संविधान में ही प्रावधान दे रखा है कि हम लोग फिर क्या करेंगे, एक ही संयुक्त बैठक करेंगे जिसमें लोकसभा के भी सारे सदस्य बैठेंगे, राज्यसभा के भी सारे सदस्य बैठेंगे। और आपको पता है ये लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, 545, इसकी आपकी 245 के आसपास होती है। तो जब संयुक्त बैठक में बिल को पास करोगे ना, लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो पास हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है ज्वाइंट सिटिंग का मामला, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 108 के तहत है। पहली जो ज्वाइंट सिटिंग थी वो कब हुई थी, 1961 में करी गई थी, ठीक है। और अभी तक सिर्फ 3 ही बार ऐसा हुआ है कि 3 बार ऐसा हुआ है कि जॉइंट सिटिंग जो है हमको देखने को मिली है, संयुक्त बैठक। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जो सेकंड सिटिंग थी वो किस लिए थी, जो बैंकिंग सर्विस कमीशन है उसको पास कराने के लिए हुआ था। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। और जो सबसे आखिरी वाली बैठक है वो आपकी 2002 में हुई है, एक आतंकवाद को लेकर बिल था, उसको पास कराने के लिए। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, खुद ही सोचो, वो हो जाएगा आपका डी वाला, 1 2 3 सब ठीक। अब इस क्वेश्चन में आपकी बात हो रही है, क्वेश्चन में देखो सीधा सीधा बड़ा कंफ्यूज करके बोला गया है, लेकिन बात हो रही है जो प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस पावर होती है ना, अध्यादेश वाली शक्ति, उसके बारे में बात हो रही है। बोला जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत आता है, किस आर्टिकल के तहत आता है, ठीक है। तो वो आता है आपके आर्टिकल 123 के तहत, ठीक। होता है कि ऑर्डिनेंस को लेकर मैं पहले भी समझा चुका हूँ, शॉर्ट में समझ लो। देखो, कानून बनाना मैंने आपको भी बताया कि लोकसभा से भी पास कराना है बिल, राज्यसभा से भी कराना है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मान लो लोकसभा जो है सत्र में है ही नहीं, ठीक है, सेशन में है ही नहीं, क्योंकि हर समय थोड़ा ना सत्र में रहता है। तो उस समय अगर कोई नए कानून की जरूरत हो गई तो वो कैसे पास होगा। तो उसके लिए क्या है ना, अब उस समय ये थोड़ा ना होगा कि लोकसभा के सदस्यों को बुलाओ, सब आएंगे फिर पास होगा, नहीं। उस समय राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस। क्या जारी करते थे, ऑर्डिनेंस, जिसकी सेम पावर होती है, लेकिन बस वो टेम्परेरी होता है, मतलब कुछ ही समय के लिए होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, उसका सेम पावर होती है कानून के जैसे, संविधान संशोधन के लिए नहीं ला सकते हैं। तो ये आपका पूरा मसला आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस को लेकर। अगला क्वेश्चन क्या है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब क्या हो गया, कोई बाहर से आक्रमण कर रहा है, जैसे हमारे देश का मान लो कोई राज्य है, आपका राज्य की बात करें तमिलनाडु की, ठीक है, हम लोग तमिलनाडु की बात करते हैं। तो इस राज्य में मान लो श्रीलंका ने हमला कर दिया, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी, इस राज्य को
आपका उससे बचाने के लिए, बाहर के आक्रमण से, एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाने की जिम्मेदारी केंद्र की होगी, ठीक है। और मान लो यहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस हो गई, इंटरनल डिस्टर्बेंस, कोई कह रहा है कि नहीं हमें आजादी चाहिए, तो भी किसको बचाना है, तो भी केंद्र को बचाना है। और ये किस आर्टिकल के तहत दे रखा है, आर्टिकल 355 के तहत। ये जिम्मेदारी किसकी, केंद्र सरकार की। और मान लो केंद्र सरकार को समझ में आ गया कि वहां पे जो सरकार सही से नहीं चल पा रही है, तो एक आर्टिकल और बढ़ा दो, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार किसी भी राज्य की सरकार को गिरा सकती है, वहां पे क्या, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें जो है हमारे संविधान में जो जो चीजें ली गई हैं, बोला गया कौन कौन से देश से लिया गया वो बताना है इसमें, ठीक है। ये तो आप लोग को काफी याद ही होता है ज्यादातर बच्चों को, लेकिन तब भी हम लोग देख लेते हैं इसको एक बार। देखो जो आपके डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो हमने लिए हैं आयरलैंड से, ठीक है। तो ए का क्या हो गया, 3 हो गया, ऐसे देखो ए का कौन सा हो गया, 3 हो गया। फंडामेंटल राइट्स जो मूल अधिकार हैं वो लिए हमने यूएसए से, ठीक। बी का हो गया आपका 5वां हो गया। फिर जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, जिसमें दोनों लोग जो है कानून बना सकते हैं, वो किससे लिया है, ठीक है। जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है आपकी, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट एक आपकी यूनियन लिस्ट होती है, एक आपकी स्टेट लिस्ट होती है, तो ऐसी जो कंकरेंट लिस्ट है वो हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। डी का आपका कौन सा हो गया, 1 हो गया। तो आपको दिख रहा होगा डी वाला जो है करेक्ट आंसर, बाकी भी देख ले रहे। फिर बोला कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन ज्यादा शक्ति किसको मिलेगी, संघ को मिलती है, ठीक है। ये कहां से लिया है हमने, ये लिया आपके कनाडा से, 2, डी का हो गया 2। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, याद भी करते रहो, ठीक है, साथ साथ में बता भी दे, इतना तो याद कर ही लो। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें बोला जा रहा है ऐसा कौन सा बिल है, देखो लोकसभा राज्यसभा, मैंने बताया मान लो लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं हुआ बिल, तो फिर संयुक्त सत्र भी बुला सकते, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। लेकिन ऐसा कौन सा जरूरी बिल है जो अलग अलग सदन से ही पास होगा तभी उसको पास माना जाएगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, विशेष बहुमत। तो ये तो है आपका संविधान संशोधन बिल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी वाला। क्योंकि जो आपका मनी बिल होता है, मनी बिल आपका आसान बहुमत से आप पास करा सकते हो, सिर्फ कहां से कराना होता है, लोकसभा से, राज्यसभा से वैल्यू नहीं होती। ऑर्डिनरी बिल तो सिंपल आपकी मेजोरिटी से दोनों से पास कराना है, लेकिन अलग अलग भी आप साथ में बैठा के भी करा सकते हो। और फाइनेंस बिल की भी यही कहानी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। ये 110 वाले क्वेश्चन मुझे हल्का सा कुछ मिसप्रिंट लग रहा था, तो इसको भी छोड़ते हैं, आगे वाले को देख। अब इसमें बोला जा रहा है जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसके कुछ आपके विशेषताएं दे दी गई हैं, और बोला जा रहा है कि बताओ भैया कौन सी इनमें विशेषताएं जो थी वो पाई गई थी। पहला क्या था, तो देखो इसमें क्या करा गया था ना, जो आपके गवर्नर के प्रांत थे उसमें जो द्वैत शासन था ना, उसको समाप्त कर दिया गया था, डायरकी था क्या ना, जो आपके जितने भी प्रोविंसेस होते तो उसमें ये बोला गया 1919 में बोला गया था ये, कि उसमें आपका समझो कुछ जो आपके विषय होंगे वो मंत्रिमंडल देखेगा, कुछ विषय जो है वो गवर्नर को देखने होंगे, ठीक है। लेकिन सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद को नहीं दी थी, मंत्रिपरिषद को नहीं दी थी मतलब जनता को नहीं दी थी, क्योंकि जनता ही उनको इलेक्ट कर रही थी। तो ये 1935 में बोल दिया जितने भी आपके प्रांत है ना, उनको पूरी आपका आजादी है, पूरी ऑटोनॉमी है, जो डायरकी होगी, द्वैत शासन, उसको समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल सही है पहले वाला। फिर क्या है, लेकिन कुछ तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन तब भी रखी, ये रिस्ट्रिक्शन रखी थी, मान लो मंत्रिपरिषद कोई ऐसा कानून पास कर दे जो अंग्रेजों के खिलाफ हो, क्योंकि अंग्रेजी लोग शासन कर रहे थे उस समय, तो गवर्नर को ना वीटो की शक्ति दे दी थी, ठीक है, वीटो की शक्ति दी गई थी। ये चीज ध्यान रखेंगे, निषेधाधिकार, ठीक है। आपका वीटो क्या होता है, सिंपल सिंपल मना कर देना। जो 2 वाला है आपका, वो वाला भी बिल्कुल सही हो गया। और 3 वाला बोला जा रहा है कि जो आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसकी समाप्ति नहीं, ये तो अंग्रेज कभी ना करते, ठीक है। इसमें ये होता था कि मुस्लिम से मुस्लिम को वोट दे सकता है, हिंदू से हिंदू को वोट दे सकता है, ऐसा था। लेकिन इस समय ऐसा थोड़ा ना है, आपका मुस्लिम आदमी अखिलेश यादव को भी वोट देता है, राहुल गांधी को भी देता है, इनकी पार्टी के बाकी कैंडिडेट को देता है, लेकिन उस समय अलग ही चीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, 1 और 2, ठीक। अगला देखते हैं। अब इसमें देखो भैया जो आपके जिले में आपका वो होते हैं ना कचहरी कोर्ट, उसको लेके बात हो रही है। तो क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है, आपको पता होगा ना 2 मामले होते हैं अदालत में, एक होता है सिविल मामला जो आपसी में होता है, मतलब कहीं डाइवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी का मसला हो गया, ठीक है, तो ये सब। और एक होता है क्रिमिनल जो आपने किसी सरकार मतलब किसी राज्य के खिलाफ करा है, स्टेट के खिलाफ करा है, कोई अपराध कानून, चोरी कर दी, मर्डर कर दिया, ठीक। इसमें आपको सजा कौन दिलवाता है, वो दिलवाती सरकार दिलवाती, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे क्या है, जिले में सबसे बड़ी फौजदारी अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत होती है, बिल्कुल सही है। जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट होगा उसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज का कोर्ट, ठीक। अब जो आपके जिले के न्यायाधीश होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं गवर्नर आपकी करते हैं। लेकिन सिर्फ उनका मन नहीं होता है, सिर्फ गवर्नर ने बोला जिसको, उनको कंसल्ट करना पड़ता है, परामर्श किससे,
हाई कोर्ट से भी करना पड़ेगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, मान लो किसी को भी डिस्ट्रिक्ट जज बना सकते हैं, नहीं, ऐसे ही इंसान को जज बनाया जाएगा, न्यायाधीश बनाया जाएगा जो आपका एडवोकेट रह चुके होंगे कम से कम 60 साल के लिए, ठीक है। जिला न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक का विधि कार्य का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तीनों सही हो गए। फोर्थ वाला देखते हैं कि मान लो जो आपका सेशंस जज है, ठीक है, जो जिले के जज है, उन्होंने किसी को मौत की सजा दी, क्या बोला जाता है, डेथ सेंटेंस। तो क्या दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन बोला यह गया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देना, कम से कम, मतलब बिल्कुल आप समझो कि जब एकदम ही जरूरत हो तभी इसको सजा दो, फांसी की सजा, वरना नहीं देनी है, ठीक है। लेकिन जब भी ये देंगे ना फांसी की सजा किसी को, तो उसको कंफर्म करना पड़ेगा, हाई कोर्ट से भी पहले कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। फोर्थ वाला जो है ये भी सही हो गया, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब इसमें स्पीकर को लेके बात हो रही है। अब देखो स्पीकर को लेके क्या बोला गया है, पहली चीज तो ये बोली गई है कि जो भैया आपका सत्र होता है उसमें जो स्पीकर है वो क्या कर सकते हैं, अडजन कर सकते हैं। अडजन मतलब जो दिन की मीटिंग हो रही होती है, सिटिंग होती है ना, उसको जो स्पीकर है स्थगित कर देते हैं। और लेकिन प्रोरोगेशन का मतलब होता है जो पूरा सत्र उसी को स्थगित कर देना। लेकिन जब सत्र स्थगित होते हैं ना, प्रोरोगेशन, तो बुलाता कौन है, फिर राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना। पहला जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरे वाले को देखते हैं। इसमें यह बोला जा रहा है कि मान लो लोकसभा जो है 5 साल तक एकदम बढ़िया चलती रही, कोई मंत्रिमंडल में उतार चढ़ाव नहीं रहा, तो उसका जो कार्यकाल होगा ना वो 5 साल तक होगा। 5 साल के पहले जो है वो अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब तक भंग नहीं किया जाता है, कार्यकाल का विस्तार नहीं होता, तब तक 5 साल की अवधि के अंत में लोकसभा का स्वयं विघटन होता है, भले ही राष्ट्रपति द्वारा विघटन का कोई औपचारिक आदेश जारी ना किया हो। बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, मान लो लोकसभा जो आपकी भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई, क्या वो इस्तीफा देना पड़ता है? नहीं, जब तक नई लोकसभा नहीं मिलेगी ना। जैसे अभी भी आप समझो 17वीं लोकसभा में आपके स्पीकर थे, आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लेकिन क्या जो ओम बिरला थे उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दिया था, इस्तीफा दिया था? नहीं, वो इस्तीफा जब देंगे जब 18वीं लोकसभा के सारे सदस्य मिल चुके होंगे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल, थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है, सभी सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका आपका कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका डी वाला है। अगला देखते हैं। अब इसमें बोले जरा कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात हो रही, अविश्वास प्रस्ताव ये तब लाते ही विपक्ष पार्टी लाती जब उसको सरकार में भरोसा नहीं रहता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया ना बहुमत से, तो सरकार को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी और सारे मंत्रियों को। बोला क्या जा रहा है, कौन सा इसमें जो है गलत है, तो गलत जो है वो ए वाला है, ठीक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण जिन पर वे आधारित देना आवश्यक है। तो भैया कोई कारण जरूरी नहीं है देना, ठीक है। विपक्ष का मन है, उनको लगता है उनके पास नंबर है तो वो ला सकती है अविश्वास, ठीक। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका, ए वाला। तो यही थे आपके क्वेश्चंस इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट हो अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। हमारे यूपी पीसीएस 2024 का एक पेड ग्रुप चल रहा है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी पूरी सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो खत्म करते हैं, नमस्कार।